नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। खबर है कि बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन किसानों ने सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक हो रही थी, जिसमें एपीएमसी एक्ट एंड एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया, समझाने की कोशिश हुई। साथ ही सरकार किसानों की जब बात करें तो एमएसपी पर समझाने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन किसानों ने बात नहीं मानी। अब 3 दिसंबर को फिर से मीटिंग होगी, यानी कि आज जो पूरे दिन गहमा गहमी नजर आई, मीटिंग होती है, समझाने की कोशिश होती है, काफी वक्त दिया जाता है किसानों को, लेकिन किसान माने ही नहीं। अब दोबारा मीटिंग का वक्त तय हुआ है 3 तारीख। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। आप अपना मीटिंग कीजिए, लेकिन जो गृह मंत्री ने एक किसान नेता जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी नेता हैं, वो अपने जो आंदोलन के नेता हैं, क्या जय किसान आंदोलन के भी नेता हैं, उनको इस तरह से जो बार किया है उसकी हम निंदा करते हैं। अब ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। और विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विनीत, एक और तारीख दे दी गई है, आज क्या बात हुई कि माने ही नहीं किसान? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने अभी सुना कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि जब चौथे चरण की वार्ता जो है उसकी शुरुआत होगी, साफ तौर पर वह किसानों की ओर से किसानों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश की गई और किसानों को ये ऑफर किया गया कि अगर उनकी कोई आपत्ति है, कोई शिकायत है, उनकी कोई मांग है, तो उसकी सुनवाई के लिए एक समिति का गठन किया जाए, एक छोटे समिति का गठन किया जाए जो किसानों और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करेगा। लेकिन किसानों ने इस मांग को दोहरा दिया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने यह आ रही है जीनत कि सरकार की ओर से और किसानों की ओर से वार्ता जो है वो अभी टूटा नहीं है। वार्ता का क्रम जो है वो जारी रहेगा। 3 तारीख को, अब 3 दिसंबर को जो पहले तारीख मुकर्रर की गई थी, उसी तारीख को फिर से एक बार बैठक होगी। और इसी बीच हमने जब किसान नेताओं से बात की तो किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि इसको लेकर के वो अब कल जो है अपने किसान भाइयों के साथ जाएंगे, किसानों के साथ जाएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे कि सरकार ने उन्हें इस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, सरकार ये बात कर रही है, अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए वो रायशुमारी करेंगे। किसानों के साथ किसान नेता जो है वो रायशुमारी करेंगे और उसके बाद फिर 3 दिसंबर को आएंगे और 3 दिसंबर को जो बैठक होगी उस वक्त फिर वो तय करेंगे कि जो सरकार ऑफर कर रही है उसे माना जाए या फिर किसान आंदोलन को। मैं आपके पास आती हूँ विनीत। आज यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों ने हंगामा किया है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हजारों किसान गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ट्रैक्टर से अगर हम बात करें, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। तो देखिए, वैसे तो तस्वीरें कई दिनों से सामने आ रही हैं, लेकिन आज भी एक तरफ सरकार आपको न्योता दे रही है और यहां तक कि आप आपत्ति जताते हैं कि नहीं, हमारे संगठन को नहीं बुलाया, क्योंकि 100 से ज्यादा संगठन के जो है वो मुखिया पहुंचते हैं, तो फिर सरकार कोशिश करती है कि ठीक है हम सबसे बात करेंगे। दूसरी तरफ यहां पर क्या हो रहा है आप वो भी देख रहे हैं। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी इन्होंने। अब देखिए किस तरह से पुलिस के लिए स्थिति को काबू करना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। किसानों का हंगामा जारी। आपने देखा कि कई रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया और किस तरह से स्थिति, और आम लोगों को भी कितनी दिक्कत होती है आप ये भी समझ सकते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा आज शाम 7:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद वो जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात होगी। बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे सीएम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉन्ड लिस्टिंग, सीएम योगी की निवेशकों के साथ मीटिंग है। डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों, फिल्म सिटी के निवेशकों के साथ मीटिंग, देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ भी मीटिंग, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने की जो कोशिश मुख्यमंत्री काफी समय से कर रहे हैं, उसी दिशा में एक और स्टेप। बुधवार शाम 4 बजे सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जो फिल्म सिटी बनने वाली है उसको लेकर भी किस तरह से कदम बढ़ाए जाएंगे, तो ये भी जो है वो जरूर इस मीटिंग के जरिए रखेंगे। और सर्वेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सर्वेश, मुख्यमंत्री का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आप बारीकी से बताइएगा। देखिए जीनत जी, मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे के कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स जो है और 3-4 दिनों से पहले से ही तमाम सोशल मीडिया और अखबारों में तमाम जितने भी सोशल साइट्स वहां पर आ गए थे। और जैसे ही सोशल साइट्स पर आए तो इस बात की सूचना मुंबई शहर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगी। और जो शेड्यूल है, आज तकरीबन ठीक 7:30 बजे उनकी जो हवाई जहाज यात्रा है वो मुंबई में उतरेंगे वो, और ठीक 20 मिनट के बाद एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधे मुंबई के नरीमन पॉइंट में जो ट्राइडेंट होटल है वहां पहुंचेंगे 8:15 बजे करीब। उसके बाद ठीक 10-15 मिनट के बीच में ही बॉलीवुड अभिनेता जो अक्षय कुमार हैं उनसे उनकी एक मुलाकात है। शाम का खाना उनके साथ, अक्षय कुमार के साथ जो मुख्यमंत्री योगी जी का होगा, और उसके बाद वो ट्राइडेंट होटल में ही रुकेंगे। और सुबह ठीक 8:30 के करीब ट्राइडेंट होटल से मुख्यमंत्री जी अपने सिक्योरिटी टीम के साथ निकलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, बीएससी जाएंगे, जहां पर और जैसे ही तस्वीरें मीटिंग की आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। यूपी की 11 विधान परिषद की सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान चला। 46 केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए थे। 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की एमएलसी सीट के लिए बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सभी बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई थी, तो बूथों पर सैनिटाइजेशन और हैंड ग्लव्स की भी व्यवस्था थी। मतदान करने से पहले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की गई। मतदान की रफ्तार शुरुआत में काफी धीमी रही। सुबह 10 बजे तक ज्यादातर बूथों पर 4 से 6% ही मतदान हुआ था। हालांकि 11 बजते थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा भी लेते रहे और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। हरदोई में एक दुल्हन ने फेरे लेने के बाद मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। बीजेपी के लिए एमएलसी चुनाव काफी अहम है, क्योंकि उच्च सदन में वो बहुमत के आंकड़े से अभी दूर है। तो एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। फिरोजाबाद, बागपत, बस्ती, अयोध्या, बुलंदशहर, रायबरेली। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। आगरा, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर, सोनभद्र की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैसे एमएलसी चुनाव में कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज में हंगामा हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 11 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कई जगह हंगामा भी देखने को मिला। मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। वोट डालने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान समर्थकों के बीच फायरिंग भी हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर हालात को सामान्य किया। उधर फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही 2 एजेंट मतदाता आपस में भिड़ गए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। घटना मोहम्मदाबाद मतदान केंद्र की है, जहां वोट डालने को लेकर एक पार्टी के एजेंट ने मतदाता को दौड़ा दिया और उसकी पिटाई कर डाली। वहीं कन्नौज में एमएलसी चुनाव के दौरान एक फर्जी महिला वोटर पकड़ी गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण के दौरान इस फर्जी वोटर को पकड़ा। मामला सौरिक थाना इलाके के ब्लॉक ऑफिस मतदान केंद्र का है। पुलिस ने फर्जी महिला वोटर को हिरासत में ले लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एक पार्टी से जुड़े कई नेता महिला को छुड़वाने के लिए भी पहुंचे थे।
और इटावा पहुंचे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में सपा शानदार प्रदर्शन करेगी। साथ ही किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के राज में किसान परेशान है। बीजेपी के नेताओं को ट्रेड झूठ बोलने वाला उन्होंने बताया है। पहले भी सीटें जीती थी क्योंकि ये बहुत गिनती का चुनाव है और कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। उसके बावजूद भी पार्टी जीतेगी, पहले से ज़्यादा पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। जितने लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, वो दिन को भी अंधेरा बोल सकते हैं। अगर दिल्ली से ये बात तय हो जाए कि सुबह आपको ये कहना है कि अंधेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब अंधेरा कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 19 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। सुकीर्ति माधव शामली के नए एसपी, चक्रेश संभल के एसपी, अमरेंद्र प्रताप सिंह एसपी सोनभद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर। और सवाल, क्या ये रूटीन तबादले हैं या फिर जो है कई बार हम देखते हैं कि नहीं सहमति बन पाती। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या ये रूटीन तबादले हैं या फिर कोई और वजह? देखिए, बिल्कुल 19 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 2015 बैच के आईपीएस अफसर हैं और कई बैच के आईएएस अफसर। इसमें अमरेंद्र प्रताप सिंह सोनभद्र और जो आपने सवाल किया कि ये रूटीन तबादले हैं, बिल्कुल जो नई आज आईपीएस अफसर से 2015 बैच के, उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये तैनाती की गई। लेकिन कई सारे जिले के एसपी बदले गए हैं, चाहे आप फतेहपुर की बात करें, डीसीपी इसमें बदले गए हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर, शामली, संभल, सोनभद्र के कप्तान बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पर 19 तबादले किए गए और अभी ऐसी और एक लिस्ट आने वाली अगले 2 दिनों में। तो जो तबादलों की प्रक्रिया वो अभी आगे जारी रहेगी, क्योंकि अभी कई बड़े जो जिले हैं वहाँ के जो कप्तान है उनको भी चिन्हित किया गया है, जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो सीएम जब बॉम्बे के दौरे से लौट के आएंगे तो एक लिस्ट और जारी होगी। फिलहाल 19 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 2015 के ज्यादातर आईपीएस अफसर हैं। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी खबर में एक और बड़ी खबर ये थी कि एक और लिस्ट जो है वो आएगी जब मुख्यमंत्री मुंबई दौरे, क्योंकि हमने अभी आपको जानकारी दी मुंबई जो है मुख्यमंत्री जो है वो मुंबई दौरे पर है, वहां से जब वापस आएंगे तो एक लिस्ट और आएगी। कुछ जगहों पे परफॉर्मेंस भी वजह बनी है। उधर कानपुर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिले के अधिकारी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं कानपुर के बड़े चौराहे पर खड़ा हूं और दिन का वक्त है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह प्रदूषण का गुमार है। सूरज की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से नीचे उतरी बाकी, ना तो यहाँ बादल है ना, मगर यहाँ प्रदूषण की मात्रा है वो 300 को पार कर चुकी है और पिछले 6 दिन से लगातार 300 और 400 के बीच में फ्लोट कर रही है। कानपुर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। सुबह हो या शाम सड़क पर धुंध ही धुंध नजर आ रही है। हालात इतने खराब है कि धूप की रोशनी भी धुंध को नहीं हटा पा रही। रेलिंग हो या पेड़ पौधे सब धूल से ढके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन सो रहा है। नेहरू नगर में बने प्रदूषण लेवल को नापने का जो बोर्ड था वो भी खराब है, यानी शहरवासी ये भी नहीं जान पाते हैं कि इस समय कितना AQI लेवल है। कानपुर में लगभग 300 के आसपास रोजाना AQI लेवल पहुंच रहा है। इसके लिए लापरवाही जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी लापरवाही जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें पब्लिक के साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, खाली पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिसको स्नोफीलिया उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। इसलिए लगता है कि नहीं होना चाहिए, इतने व्हीकल्स नहीं होने चाहिए। कानपुर में मेट्रो का काम भी नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से धूल का गुबार ही गुबार नजर आता है और लोगों को उसी के बीच से निकलना पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारी आज भी खानापूर्ति में लगे हैं और इन सब के बीच शहरवासी परेशान हो रहे हैं और सांस के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 8 साल की बच्ची के साथ हुई रेप के बाद हत्या केस में पॉस्को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने 10 रुपए का लालच देकर बच्ची को अपने साथ लेकर गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से उस बच्ची की हत्या कर दी थी।
न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री मृदुल दुबे जी द्वारा निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय। और बड़ी खबर, मथुरा में महिला सिपाही पर तेजाब हमले के एक मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने 4 आरोपियों को 14-14 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 5वें आरोपी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्याय अदालत में चलाया जा रहा है। ये मामला 2019 का है। आरोपी महिला पर शादी का दबाव डाल रहा था। संजय बिट्टू को और उसके 3 और सहयोगी थे, बॉबी किशन और पुनीत को छोड़ दिया, बरी कर दिया था। बाकी के 4 लोगों को 14-14 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंड। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने नवंबर महीने में नियम तोड़ने वालों से 50 लाख का जुर्माना वसूला है। पुलिस जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है और नियम तोड़ने पर जुर्माना भी वसूल रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं सुधार रही, सिर्फ जुर्माना वसूलती है। चौराहे पर ITMS सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन वो भी खराब है और इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। पुलिस चौराहे के किनारे खड़ी हुई है और जब ट्रैफिक इधर से उधर से चारों तरफ से आती है, टक्कर भी हो जाता है। केवल पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ियां पकड़ रहे हैं कि ये नहीं कि चालान कर रहे हैं तुरंत, कि ये नहीं कि ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा सा सही रखें और ट्रैफिक सही तरीके से चले गया। और इस प्रकार सभी प्रयासों को मिला के एक पूरे नवंबर माह में लोगों को नियमों की जानकारी भी दी गई और जागरूक किया गया। अब आपको एक बड़ी और अच्छी खबर देते हैं। वाराणसी के बाद अब अयोध्या में भी जल्द रामायण क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। अब आम लोग क्रूज में बैठकर सरयू आरती देख सकेंगे। एक बार में क्रूज का सफर करीब 1 से 1.5 घंटे का होगा। क्रूज के जरिए सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की सैर कराई जाएगी। क्रूज बेहद ही आलीशान होगा, 80 सीटें होंगी और क्रूज का डिजाइन रामचरितमानस के थीम पर होगा। तो अब जो है देखिए 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा सफर, कई बार वक्त की बंदिश होती है, तो उस लिहाज से जो है आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एक बारी में 80 लोग, यानी कि अगर पूरा परिवार भी प्लान कर रहा है तो फिर उनके लिए बहुत बेहतर ये रहने वाला है। और 15 से 16 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा क्रूज का। और फतेहपुर में करोड़ों रुपए की कीमत की बालू चोरी हो गई। करीब 7,000 घन मीटर बालू यहां चोरी हो जाती है। इस मामले का डीएम ने अब संज्ञान लिया है। फतेहपुर में करोड़ों रुपए की सीज की गई बालू चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। डीएम ने एसपी को पत्र लिखकर लापरवाह पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई को कहा है। दरअसल 6 अगस्त को प्रशासन ने 8,300 घन मीटर बालू सीज की थी, जिसके 2 महीने के अंदर ही सीज की गई बालू गायब हो गई। हैरानी की बात है कि पुलिस की निगरानी के बाद भी माफिया बालू चोरी कर ले गए और पुलिस को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिसको लेकर पुलिस महकमा ही सवालों के घेरे में है। अब खनिज विभाग ने पूरे मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद डीएम ने निगरानी में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय एक्शन को लेकर एसपी को पत्र लिखा है। क्योंकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें माह सितंबर में थाना स्थानीय पर इस अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। और इसमें जो निगरानी का उत्तरदायित्व संबंधित थाने का था, उसमें अगर लापरवाही पाई गई है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है कि उनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर बुलंदशहर में कार में अचानक आग लग गई। चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। थाना डिबाड़ के इलाहाबाद बैंक के सामने का ये मामला है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें।